हेलो बच्चों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 05 लाए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम लॉ। और आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यार मेरा ये लेक्चर देखने से पहले आप थर्मोडायनेमिक्स 02 जो कि हीट के ऊपर है, थर्मोडायनेमिक्स 03 जो कि वर्क के ऊपर है, जरूर देख लो। मैं ये नहीं कह रहा 1 4 2 3 4 सब देखो, मैं कह रहा हूं 02 जो कि हीट के ऊपर है, 03 जो कि वर्क के ऊपर है। बच्चों उसको देख लोगे, हीट और वर्क समझ लोगे तो फर्स्ट लॉ यार ज्यादा इजीली समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ में हीट और वर्क का बड़ा रोल है। तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है, जब नीचे जाओगे कमेंट से पहले एक बॉक्स मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मैं दोनों वीडियो का लिंक दे रहा हूं। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स 02 वर्क फिजिक्स वाला, हीट फिजिक्स वाला, थर्मोडायनेमिक्स 02 हीट फिजिक्स वाला, थर्मोडायनेमिक्स 03 वर्क फिजिक्स वाला। खैर, इन सब बातों को देख लीजिएगा। चैनल तो आप ही का है, हमारा है, सबका है। मेरा नाम अलक पांडे और हम सबका चैनल फिजिक्स वाला। और आज का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है यार, आप लोग जब कमेंट करते हो जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ, जल्दी जल्दी करो, यार ऐसा मत करो यार। जल्दी जल्दी करोगे तो फिर जल्दी जल्दी टाइप वाले वीडियो बनेंगे फिर, ठीक है ना। और फिर बनाते वक्त भी मुझे दिमाग में एक चीज रहती है कि यार इसके बाद मुझको ये वीडियो, उसके बाद नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा यार। रिलैक्स रह के रहो, मैं अपनी तरफ से काम कर रहा हूँ, जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी हेल्प कर रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है मैं करूंगा। आज फिर इस वीडियो के थ्रू मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि यार मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत होना, बिल्कुल नहीं। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने से बिल्कुल नहीं। मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूं, थोड़ा लाइट आप भी रहो, थोड़ा लाइट हमको भी रहने दो, है ना। हमारे पास भी और भी काम रहते हैं। और अगर आप ऐसे बोलोगे कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, अब जैसे कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि ग्रेविटेशन बना दो, फ्लूइड बना दो, एसएचएम बना दो, तो या तो ये होगा मैं कमेंट्स पढ़ना ही बंद कर दूंगा। खैर, वापस आते हैं भैया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको पढ़ना है और मूड अच्छा रखना है, टेंशन नहीं लेना है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओए भाई साहब, सोचा नहीं था पर ऐसा हो गया यार। अभी तक वो हम लोग नहीं, छोटे से बच्चे थे तो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलने लगे, बड़े हो गए तो। हाँ, द टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, उसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलने लगे। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो सबसे अलग है, जो अकेला है, तन्हाई में है, तुम्हारी जैसा नहीं अपने से कंपेयर। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। ये हो सकता है कोई एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो ये जितने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जितने भी आपके पास डेफिनेशन थे, वो सारे डेफिनेशन का एक कलेक्टिव नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कई तरह से बताते हो। एक तो मास एनर्जी कंजर्वेशन भी है, जो मैंने यहां रखा हुआ है, m इज इक्वल्स टू ई बाई सी स्क्वायर। ये मास एनर्जी कंजर्वेशन है। इसको भी अगर हम देखें तो ये भी किसके अंदर आता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हुआ क्या, दुनिया में सबने बताया ऐसा है, वैसा है, भैया ऐसा है, वैसा है, सबको मिला के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है, दैट इज फर्स्ट लॉ। एक लाइन में कोई आपसे पूछे व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप बोलोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर दुनिया में कोई प्रोसेस होगा, अगर दुनिया में कोई प्रोसेस होगा तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसे वैलिड होगा। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर भी आपके लेवल पे, एग्जाम लेवल पे जो हमें पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, आपको एक छोटी सी बात पढ़नी है, दैट इज, अब नोट करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। नोट करेंगे भाई, कॉपी पेन में रखे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कैसा लग रहा है आज का दिन, आज की शाम के बज रहे हैं 8:30 PM और मैं बना रहा हूं ये वीडियो। बच्चों, इसमें डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में चर्चा होगी पूरी। डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू इज द हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। डेल्टा डब्ल्यू क्या है? यह है वर्क
done on the system। नोट करेंगे इसको, नोट लगाएंगे इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। बेसिकली बड़ा आसान है समझना। ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मेरे पास कोई एक सिस्टम है, सिस्टम बोले तो कोई ऐसी चीज जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जिसको मैं देख रहा हूं। मेरे पास कोई सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी मान लो यहां पे रुकी हुई है, उसके अंदर की एनर्जी यहां पे रुकी हुई है। तुमने हीट ली और हीट लेके सिस्टम को दे दी, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो देखो हीट दिया, इंटरनल एनर्जी बढ़ी। तुमने वर्क उठाकर सिस्टम पे किया, तुमने कोई काम सिस्टम पे किया, तुमने सिस्टम के लिए कुछ कर दिया, सिस्टम के लिए कोई काम किया, कोई एहसान किया सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो तरह से बढ़ सकती है। पहला, उसको सीधा हीट दे दो, लो भाई ये हीट एनर्जी लो और अपनी एनर्जी बढ़ा लो। दूसरा, उसके ऊपर कोई वर्क कर दो, उसके ऊपर कोई एहसान कर दो, कोई काम कर दो इन सम अदर फॉर्म, है ना। जैसे किसी की आपको मदद करनी है तो दो तरीके हैं, या तो उसको आप पैसे दे दो कि भाई जा तू ये खरीद ले, ये खा ले, ये कर ले, है ना। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, तुम उसको जाके सीधा खाना खिला दो या सीधा जाके उसको कोई चीज दिला दो जो उसे चाहिए। तो ये दो तरीके हैं। पहला है कि सीधा सीधा हीट दे दो कि लो भाई हीट ले लो, एनर्जी बढ़ा लो। दूसरा है कुछ उसके ऊपर काम कर दो, कोई एहसान कर दो जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए। ये तो हो गया ऊपर 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 इन दी एयर, है ना, सुना है क्या। अब देखो इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, du इज इक्वल्स टू dq प्लस dw। डिफरेंशियल फॉर्म में छोटी सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, छोटी सी हीट गिवन टू द सिस्टम, छोटा सा वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इतना नोट करेंगे। फिर इन कहानी के तीन पात्रों को हमें डिस्कस करना है, इंटरनल एनर्जी को, हीट को, वर्क को, फिर इन पे न्यूमेरिकल करना है। और मैं आपको बता दूं कि हीट के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स 02 का लेक्चर है, यूट्यूब पे देखना है। वर्क के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स 03 मैं समझा दूंगा इस वीडियो में भी, शॉर्ट में कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिया आपने डेल्टा यू इज इक्वल डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कई किताबें डेल्टा यू को डेल्टा ई भी बोलते हैं, तो इसमें दुखी मत हो जाना, नाराज मत हो जाना मुझसे, सर आपने डेल्टा यू बोला, बुक में डेल्टा ई दिया। हाँ ठीक है, वो सिंबल है, नाम है, नाम में क्या रखा है, मिटा दें। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल एनर्जी से। तो हेडिंग लगा लो इंटरनल एनर्जी। अभी तक इंटरनल एनर्जी पे एक भी वीडियो नहीं किया था मैंने। हेडिंग लगा लो इंटरनल एनर्जी। एंड आई प्रॉमिस यू कि इंटरनल एनर्जी के बारे में इससे ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हें कहीं कुछ मिलने वाला नहीं, किसी कोचिंग में कहीं चले जाओगे। आई प्रॉमिस यू, चैलेंज नहीं कर रहे, सारी कोचिंग का मटेरियल उठा के पढ़ा रहे हैं। आई प्रॉमिस यू। चलो सो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। यार किसी भी सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी होती है, देखो वो कहां से आती है। किसी भी सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, जो कि मोशन की वजह से होती है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या अगल बगल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ड्यू टू सम ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह, है ना, ग्रेविटेशनल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो दो तरह की एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम के पास, ठीक है। अगर बड़े फॉर्म में देखें तो एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, और बच्चों तीसरी होती है इंटरनल एनर्जी, जिसकी हम बात करने वाले हैं यू। बाकी और भी एनर्जी होती है ना, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पर उसकी बात नहीं कर रहे अभी हम, अभी बड़ी बड़ी एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब मान ले अपना कोई सिस्टम रेस्ट पे है, कोई सिस्टम किस पे है, रेस्ट पे है, रुका हुआ है पूरा सिस्टम, और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है, मतलब कोई बाहर से फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई ग्रेविटेशनल, कोई फील्ड नहीं है। ऐसी कंडीशन में टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटरनल एनर्जी। पहले इतना नोट करो, फिर चलेंगे कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। पहले समझो इंटरनल एनर्जी आई कहां से। किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो तीन चीज से बनी है। एक तो काइनेटिक एनर्जी, अगर सिस्टम मूव कर रहा है। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, वो कहां से, कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई फील्ड हो तो। और तीसरी इंटरनल एनर्जी, अंदर से भी इंटरनल एनर्जी समझ जाते हैं। नोट कर ले पहले इतना, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल ले, इसके बाद इसको बिटार के इंटरनल एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी हेडिंग लगी हुई है, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों जैसा कि नाम बोलता है इंटरनल मतलब अंदर की एनर्जी, तो लिखें इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस, मतलब ये बहुत अंदर की है, बहुत ही अंदर की एनर्जी है। इंटरनल सिंपल अंदर की एनर्जी है। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास सिस्टम है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं भाई, कोई भी मैटर होगा उसके पास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के पास आपस में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनेगी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इंटरैक्ट जब कोई भी मॉलिक्यूल होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है इंटरनल एनर्जी। किसी भी चीज के पास अगर मास है बच्चों तो उसके पास डेफिनेटली होगी इंटरनल एनर्जी। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा होगा कि नहीं, मॉलिक्यूल हमेशा मोशन करता रहता है, पढ़ा होगा, जुम 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 जुम, तो इसके पास है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल नॉट द सिस्टम। देखो एक बात होती है कि ये मार्कर एज अ होल चल रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हुई। अब इस मार्कर के जो मॉलिक्यूल से जुम 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 टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं या अपनी जगह पे घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी किसकी है, मॉलिक्यूल्स की। तो यार मॉलिक्यूल लेवल की जो एनर्जी होती हैं उनको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के काइनेटिक और पोटेंशियल से अलग है, सिस्टम का चलना अलग है। जैसे मान लो कोई गैस है, मेरे पास कंटेनर में गैस रखी है, तो पूरी गैस रेस्ट पे है, पर अंदर मॉलिक्यूल्स के पास तो काइनेटिक एनर्जी है। दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल contributes to internal energy. So internal energy, or rather I can write it as U बच्चों, is equal to काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, कौन सी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांजिशनल समझते हैं, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, जो मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूम रहा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, अपनी ही जगह पे मॉलिक्यूल जुम, और ये ट्रांजिशनल जुम 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 जुम, ये ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी इस वाले मोशन से, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बोलोगे सर ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या, समझाओ, समझाएंगे भाई। मान लो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, तो O2 कैसा दिखेगा, O डबल बॉन्ड O। अब ये मॉलिक्यूल इसके अबाउट रोटेट भी तो कर सकता है, इस एक्सिस के अबाउट, जुम जुम जुम। देखिए इस मॉलिक्यूल के तीन मोशन में दिखा रहा हूं, एक तो ऐसे 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 ट्रांजिशनल, एक जुम वाइब्रेशनल, और एक रोटेशनल। तो तीन तरह की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल से मिलती है, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू इंटरनल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी, अगर बोहर मॉडल याद हो तो, एक एटम है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पोटेंशियल एनर्जी कई वजह से है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की वजह से है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। तो मॉलिक्यूलर लेवल की जो एनर्जियां होती हैं, इन सबको जोड़ने पे जो एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जो अपनी बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था क्या, बॉन्ड एनर्जी, चलो समझ लो तुम, बाइंडिंग छोड़ो, बॉन्ड एनर्जी होती है। ये जो एनर्जी है दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखने वाली, भाई इनके बीच में कुछ एनर्जी तभी तो जुड़े हैं। अगर तुम्हें ये बॉन्ड तोड़ना है O2 का, तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं, मतलब इसके पास कुछ एनर्जी थी जिसकी वजह से जुड़ा था, वो बॉन्ड एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। सारी एनर्जी जो मॉलिक्यूल के पास होती हैं, छोटी मोटी एनर्जियां, जिस क्वांटम फील्ड में हम जाने की सोच भी नहीं सकते, जिस क्वांटम फील्ड में हम जाने की सोच भी नहीं सकते, वहां की सारी एनर्जियां जो होती हैं उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। मतलब ये काफी डेप्थ का टॉपिक है और इसलिए आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। इंटरनल एनर्जी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की सारी सारी एनर्जियां जोड़ के जो एनर्जी बनती है दैट इज इंटरनल एनर्जी। नोट लिख लिया, इतनी बातें लिखनी और डैश डैश डैश, इट विल नेवर एंड।
डैश 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 डैश। क्वांटम फील्ड की इतनी एनर्जीज हैं जिनके बारे में हमको अभी पता नहीं है, मतलब सीरियसली हमको पता नहीं है। आपको बताने की बात छोड़ो, हमें सच में नहीं पता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आई, सर आपने इतनी बातें बता दी इंटरनल एनर्जी के बारे में और आप बोल रहे हो कि पता ही नहीं इंटरनल एनर्जी कहां से आती है, तो सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? है, बोलिए सर कैसे करेंगे? अभी आप बोल रहे हो इंटरनल एनर्जी पता ही नहीं कहां कहां से आती है, यहां से आती है, वहां से आती है, ये एनर्जी, वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सर है क्या? है, निकालेंगे कैसे? पढ़ा क्यों रहे हो? लिखो लिखो, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल to determine, it is impossible to determine internal energy of a system. It is impossible to determine internal energy of a system. आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जोड़ ही नहीं सकते, हमें जरूरत भी नहीं है, and it is not necessary, it is not important for us. What is more important for us is to calculate डेल्टा यू, मतलब हमें फर्क पड़ता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी से। हाय 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 हाय, हमें फर्क पड़ता है वो सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी से, हमें इंटरनल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहां से हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितनी भी बातें करेंगे, हम इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड दैट वी कैन कैलकुलेट, दैट वी कैन कैलकुलेट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, चाहो तो फिर लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू हीट गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम। जितनी एनर्जी दोगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। कुछ और बातें लिखो इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो आप ये समझ गए हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करना, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। और इंटरनल एनर्जी के बारे में आप कुछ और बातें लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? अभी तक मैंने आपको इंटरनल एनर्जी टॉपिक नहीं पढ़ाया था, इसलिए आज पूरा चल रहा है। पहला पॉइंट, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव समझते हो? एक्सटेंसिव जो चीज अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करे, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करे, ठीक है? तो तुम्हारे पास मान लो यहां पे इतने गैस है और तुम्हारे पास मान लो बैग भर के गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी? जहां ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल सी बात है। तो इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे। जितना ज्यादा मैटर लोगे इंटरनल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा होंगे, इंटरैक्शन उतने ज्यादा होंगे। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, डिपेंड करती है किस पे? अमाउंट ऑफ मैटर पे। सेकंड पॉइंट, इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। क्या स्टेट फंक्शन आपको पता है क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी चेंज स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टी होती हैं जिनका चेंज डिपेंड करे ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है ना? स्टेट फंक्शन बच्चों वो प्रॉपर्टीज हैं, वो क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर होने वाला चेंज सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं सिंपल लिख सकता हूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। किस रास्ते से चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इसको और समझा देता हूं मैं। मान लो मेरे पास यहां पे एक पीवी डायग्राम है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। किसी गैस को मैं फर्स्ट पॉइंट से लेके, यहां मान लो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट तक इस रास्ते से ले गया, या ए से लेके बी तक इस रास्ते से ले गया, फिर ए से लेके बी तक, ये तो पॉइंट ऑफ करके चार्ज, ए से लेके बी तक ऐसे गया, पहली पाथ दूसरी पाथ। तो ए से बी मैं चाहे जिस रास्ते से जाऊं,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो पहले वाले प्रोसेस की है वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी दूसरे प्रोसेस की है। मतलब डेल्टा यू जो पहले वाले में मिलेगा वही डेल्टा यू दूसरे वाले में मिलेगा, बिकॉज द चेंज इन स्टेट फंक्शंस, इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन। द चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। यहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो चेंज भी सेम आएगा। पाथ से लेना देना नहीं है, रास्ते से लेना देना नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन अ साइक्लिक प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इन अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। कोई भी स्टेट फंक्शन होता है तो साइक्लिक में 0 आता है। देखो यार, स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। अब मान लो यहां से चले, घूम के वापस यहीं आ गए, साइक्लिक प्रोसेस। यहां से चले साइक्लिक, घूम के वापस यहीं आ गए। अब जब घूम के यहीं आ गए तो यही इनिशियल पॉइंट, यही फाइनल पॉइंट, तो भैया चेंज तो 0 आएगा ही ना, क्योंकि रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। वर्क ऐसा क्वांटिटी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बार बार लिखते रहा करो। वर्क ऐसी क्वांटिटी नहीं है। अगर मैं गोल घूम के आ जाऊंगा तो वर्क 0 नहीं होगा। हीट ऐसी क्वांटिटी नहीं है, मैं गोल घूम के आऊंगा तो हीट 0 नहीं होगा, वर्क 0 नहीं होगा। वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वो पाथ फंक्शन है। बट इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। अगर मैं गोल घूम के वापस वहीं आया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मैं गोल घूम के वापस आऊंगा, पूछूं पूरे प्रोसेस में वर्क डन कितना है तो 0 मत बोलना। मैं पूछूं पूरे प्रोसेस का हीट एक्सचेंज क्या है तो 0 मत बोलना। मैं पूछूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ए से बी पे गए, बी से ए पे आए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तब बोलना 0। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, चेंज डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल पॉइंट पे। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ऑलवेज बी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ऑलवेज बी 0, ऑलवेज बी 0। क्लियर? क्लियर? मिटा दे। अच्छा, नेक्स्ट कि इसको हम डेल्टा यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। हमने बोला कि इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या कैलकुलेट करना पॉसिबल है? डेल्टा यू। तो डेल्टा यू हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहला पॉइंट, डेल्टा यू कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये तो पता चल गया आपको। हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें आइडियल गैसेस की, जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम कर रहे हैं इस चैप्टर में और आगे भी करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब तक चलेगा आप देखोगे ज्यादातर बातें गैसेस की चल रही हैं। अगर हम बात करें आइडियल गैसेस की तो डेल्टा यू का हमारे पास एक डेफिनेट फॉर्मूला है। आई रिपीट, अगर हम बात करें आइडियल गैसेस की तो डेल्टा यू का हमारे पास एक डेफिनेट फॉर्मूला है, और वो डेफिनेट फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। नोट करें, फिर एक्सप्लेन करता हूं। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, और स्मॉल चेंज के लिए हम लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन सी वी डी टी सिर्फ किस पे लगाना है बच्चों? ये फॉर्मूला आइडियल गैस पे। कब ट्रू होगा आइडियल गैस पे? ये 100% टाइम्स दिस विल बी ट्रू व्हेन अप्लाइड टू आइडियल गैस। कैसा भी प्रोसेस हो, आपने देखा थर्मोडायनेमिक्स में तरह तरह के प्रोसेस थे, अगर आपने देखा हो तो। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक जिसमें हीट एक्सचेंज 0। अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं, सभी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला सही है आइडियल गैस के लिए। जो मैं बोलूंगा 100% कॉन्फिडेंस से। अरे हम सही बता रहे, तुम क्यों सोच रहे हो? एकदम सही है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ऑलवेज ट्रू फॉर आइडियल गैस। अब बात आती है एन क्या है? एन है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। सीवी क्या है? सीवी को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या नाम है सीवी का? सीवी का नाम, सर सीवी का नाम क्या है? सीवी तो सर खुद ही एक है। सीवी का नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा यू चेंज इन
इंटरनल एनर्जी। सीवी, यहां बाकी सब तो समझ में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये डी में भी छोटा सा चेंज, तो dt छोटा सा चेंज इन टेम्परेचर। यहां से सीवी क्या है, तो बच्चों सीवी की वैल्यू 90% टाइम, इनफैक्ट 99% टाइम सीवी की वैल्यू डिफाइंड है। 99% टाइम आप सीवी की वैल्यू बोलोगे, सीवी इज इक्वल टू F/2 इंटू आर। ठीक है, अब ये F भी हमारा एक कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिखना हो तो लिख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। F को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर इसके बारे में जानना है तो थर्मोडायनेमिक्स 02 हीट, उसके अंदर इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। अब देखो F की वैल्यू होती है 3, F की वैल्यू होती है 5, F की वैल्यू होती है 6, और ये भी बहुत शॉर्ट में है, ये फिजिक्स में और डिटेल में जाएगा, बहुत डिटेल में जाएगा। F की वैल्यू 3 होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक जैसे हीलियम हो गई, नियन हो गई, एर्गन हो गई, जो सिंगल एटम वाली। 5 होती है डाया एटॉमिक के लिए, डाया एटॉमिक गैस जैसे O2 हो गई, N2 हो गई, जिसमें 2 एटम है। 6 होती है पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक जिसमें 2 से ज्यादा हो गए, जैसे O3 हो गया, जिसमें 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया SO3, 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल जिस गैस में हो जाए उसके लिए 6। तो ये F की डिफरेंट वैल्यूज है जो कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, उसको यहां रख दोगे तो CV की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? F डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। देख लेना, ऑक्सीजन के बारे में बोला है क्वेश्चन, नाइट्रोजन के बारे में है, हीलियम के बारे में है, किसके बारे में क्वेश्चन है देख लेना, उसके हिसाब से F की वैल्यू रखना, उससे तुम्हें CV की वैल्यू मिल जाएगी। फिर तुमसे बताएगा टेम्परेचर यहां से यहां बढ़ा, तो तुम बोलोगे भैया डेल्टा U की वैल्यू ये है, तुम्हें बता देगा इतने मोल्स ऑफ गैस का, इतने मोल्स ऑफ हीलियम गैस का टेम्परेचर यहां से यहां बढ़ाया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, खटक से आंसर। फर्स्ट लॉ की जरूरत ही नहीं, अभी तो फर्स्ट लॉ पे पहुंचे ही नहीं, बार बार ये है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, पहले समझो तो कि इंटरनल एनर्जी चीज क्या है, फिर फर्स्ट लॉ पे बात करेंगे। क्लियर हुआ? पहले इनके तीनों कैरेक्टर समझो क्या क्या है। अच्छा, ये R क्या है? R को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो भैया R की वैल्यूज क्या क्या होती हैं? तो R की वैल्यूज आपको जो यहां पे यूज करनी है वो एनर्जी वाली है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये यूज कर लो। या R की वैल्यू करीब करीब 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, तो आपको जो अच्छी लगे यूज कर लो। आप CV की वैल्यू कैलोरी में लिखोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलोरी में आएगा। आप CV की वैल्यू जूल्स में निकालोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जूल्स में आएगा। तो दोनों को नोट कर लें, R की वैल्यू 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन या 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो इतनी बातें नोट करें, फिर हम आगे बढ़े। अच्छा बच्चों, इन केस ऑफ आइडियल गैस, इन केस ऑफ आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, ओनली अपॉन टेम्परेचर, सिर्फ इन केस ऑफ आइडियल गैस, हमेशा नहीं। अगर आइडियल गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इस बात को नोट्स में डाल लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली अपॉन, ओनली फॉर आइडियल गैस, हर सिस्टम की नहीं। ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड है हर जगह। हम बात गैसेस की थोड़ी ज्यादा करेंगे इस चैप्टर में। लिख लिया है, इतनी बातें लिख ली हैं। CV की वैल्यू कई बार ऐसी नहीं होती, कई बार क्या करते हैं वो एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल देते हैं CV इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आपसे बोल दिया CV इज इक्वल्स टू 2T, मतलब जो CV है वो वेरिएबल है, CV की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही। अब क्या करोगे? अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि CV कांस्टेंट नहीं है। अब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, यहां CV की वैल्यू रखोगे, फिर इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब CV आपको ऐसे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट दे, वेरिएबल CV की वैल्यू दे, तब इस फॉर्मूले को यूज कर लेना, ठीक है। ये मतलब 1% केस है, अगर कुछ नहीं दे रहा है तो आप यही यूज करोगे।
सी आई ऑलवेज टेल द लीस्ट पॉसिबल चीज जो आ सकती है वहां तक की बात करते हैं हम, लास्ट तक जाके। तो 1% चांस है कि आपको सीवी की वैल्यू टेम्परेचर के टर्म्स में दे दे, तो सीवी की ये वैल्यू उठा के यहां रखोगे तो टेम्परेचर 2T और dt फिर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। अदरवाइज 99% केस में आपको सीवी की वैल्यू या तो गिवन होती है या तो गिवन भी होती है कि भाई हीलियम के लिए सीवी की वैल्यू ये है, क्वेश्चन सॉल्व करो, हाँ मस्त एकदम। और या तो आपको इतना दिमाग लगाना है कि कौन सी गैस है, मोनो, डाया, ट्राया, तो F की वैल्यू 3, 5, 6 और CV की वैल्यू F/2R। क्लियर? आई होप आई एम क्लियर, वेरी गुड। तो यार इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड मेरे पास इतनी ही बातें थी, जितनी बातें हो सकती थी इंटरनल एनर्जी की मैंने आपसे कर दी। तो पहला कैरेक्टर तो हमें क्लियर हो गया कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो बोलोगे आप मॉलिक्यूल्स के अंदर की एनर्जियां हैं कुछ कुछ, है ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, उनके इंटरैक्शन की बातें वगैरह हैं और वहीं से इंटरनल एनर्जी बना है। अब इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं वैसे चाहो तो, पता नहीं आप आंसर देना चाहोगे कि नहीं। व्हाई इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज सेड टू बी ओनली काइनेटिक एनर्जी, और गैस का मतलब आइडियल गैस। ऐसा बोला जाता है कि आइडियल गैस की सारी इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैस की सारी ऑल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा क्यों है? हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी दो चीज से बनता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, है कि नहीं, मॉलिक्यूल्स में लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह। अगर आपको आइडियल गैस याद हो तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने एक पॉइंट रखा था कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते। याद आया? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने ये पॉइंट, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिजिक्स वाला, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां का एक पॉइंट था गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जो कि गलत था, बट आइडियल गैस के लिए ऐसी चीज मानी जाती है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो उनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। इसका मतलब सारी की सारी इंटरनल एनर्जी कहां से आएगी? काइनेटिक एनर्जी। सो यू कैन आंसर दिस, व्हाई इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज सेड टू बी ओनली काइनेटिक, बिकॉज इन आइडियल गैस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो भैया पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, फॉर्मूला बता दिया NCV डेल्टा T और CV की वैल्यू बता दी F/2R। ठीक है, बाकी तरीका क्या है? डेल्टा Q प्लस W से इंटरनल एनर्जी निकालने का कोई तरीका, बोल मेरे भाई, इंटरनल एनर्जी निकालने का कोई तरीका नहीं है। एक्टिव रहना यार। कई लोग तो ऐसे बैठ गए, इंटरनल एनर्जी तू कब आएगी रे? तो यार थोड़ा सा लाइफ में मस्ती होना बनता है, ठीक है? तो वापस आते हैं, इंटरनल एनर्जी हो गया, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। अब बात करते हैं हीट की। तो हीट के लिए एक लेक्चर बना हुआ है, शायद अब तक आप देख चुके हो, मैं कितनी बार रिपीट कर चुका, थर्मोडायनेमिक्स 02 हीट। जैसे उस वीडियो को देखने से मुझे बहुत ढेर सारे पैसे मिलेंगे, इतना प्रमोशन, हाय राम। हीट, तो बच्चों हीट क्या होता है? हीट भैया फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होता है। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, ये क्या है? इंटरनल एनर्जी सिस्टम की दो तरह से अगल बगल से एक्सचेंज हो सकती है। पहला तरीका क्या है? हीट का तरीका है, दूसरा तरीका वर्क का है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है हीट। अब इसमें एक बात याद रखो, हीट गिवन to the system, heat given to the system is taken as positive, और heat given, न्यूमेरिकल आएंगे, कई लोग सोने लगे, न्यूमेरिकल कब आएंगे? अभी आएंगे, सीख तो लो। heat given by the system is taken as negative। अगर आप सिस्टम को हीट दोगे तो वो पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि हीट देने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, इसलिए इसको पॉजिटिव, यही तरीका है। और अगर सिस्टम हीट देगा, हीट गिवन बाय, मेरी हीट निकल गई, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी,
निगेटिव होने लगेगी तो हम बोलते हैं हीट गिवन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है हीट का? हीट का फॉर्मूला है एन, नहीं हीट का फॉर्मूला तो सिंपल, mc डेल्टा टी। ये सबके लिए लगेगा फॉर एनीथिंग, फॉर सॉलिड लिक्विड गैस, फॉर सॉलिड लिक्विड गैस, छोटा तो नहीं लिख रहा, समझ में आ रहा है? फॉर सॉलिड लिक्विड गैस m मास, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा t चेंज इन टेम्परेचर। m मास, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा t चेंज इन टेम्परेचर। ये हीट का जनरल फॉर्मूला है। पर अगर गैसेस की हम बात करेंगे, आप जानते हो हमारी सारी बातें कहां हो रही हैं? गैसेस पे हो रही हैं। तो आइडियल गैसेस के लिए हमारा हीट का फॉर्मूला बनेगा nc डेल्टा t, nc डेल्टा t, n नंबर ऑफ मोल्स, c मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस, जैसा भी प्रोसेस हो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी ऑफ कोर्स चेंज इन टेम्परेचर। हीट के बारे में इतनी बातों से आज के दिन का तो काम चली जाएगा। हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। हीट का जनरल फॉर्मूला mc डेल्टा टी, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए। गैसेस के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला nc डेल्टा टी, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, c मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो ये c होता है ये दो तरह का होता है, आपने पढ़ रखा है, cp, cv। तो जैसा प्रोसेस हो वैसा c रखना। अगर बोलता है कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को हीट दिया या गैस ने हीट लिया या गैस ने हीट दिया, या तो गैस को हीट मिली या गैस ने हीट रिलीज की कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहां पे cp यूज करना। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोलता है गैस को हीट दिया या गैस ने हीट रिलीज किया, तो यहां पे cv यूज करना। तो c दो तरह के हो सकते हैं। हाय राम, ये तो हर लेक्चर में एक बार गिरता है। दो तरह के c हो सकते हैं। एक होता है cp, ये तब लगाओगे जब कांस्टेंट प्रोसेस पे कोई चीज हो रही हो, और एक होता है cv, ये तब लगाओगे जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट गैस को दे रहे हो या गैस जो हीट रिलीज कर रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रही हो। तो बच्चों cv की वैल्यू होती है F/2R और cp की वैल्यू होती है cv+R। सिंपल है, याद रहेगा। cv की वैल्यू F/2R, F मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायएटॉमिक गैस के लिए 5, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 6। इससे cv मिलेगा और cv की वैल्यू मिलके रख के आपको cp मिलेगा। r की वैल्यू याद है, फिर से नोट करा दूं, 8.314 जूल पर मोल केल्विन या 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो हीट से रिलेटेड इतनी ही बातें हमको आपसे अभी करनी थी, बाकी लेक्चर में देखने को बोल चुका हूं। तो अगले कैरेक्टर की बात करते हैं। याद रखोगे cp क्या है? cv+r। तो नोट कर लो पॉज करके। हाथ बढ़ाना साथी, हाथ बढ़ाना साथी, हाथ बढ़ाना। तो हाथ बढ़ा के पॉज कर ले यार, फिर उसके बाद उतार ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। लेट्स टॉक अबाउट वर्क। तो वर्क का भी कुछ कल्चर है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे कोई एहसान करोगे तो उस वर्क को हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, अब सिस्टम ही वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी घट जाएगी, तो दैट विल बी नेगेटिव। वर्क डन के फॉर्मूले बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और क्या होता है? mgh ग्रेविटेशनल वर्क डन। और क्या होता है? हाफ kx², स्प्रिंग वाला वर्क डन। तमाम फॉर्मूले हैं यार वर्क डन के। अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग वर्क डन होता है। जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन लिखा था, Q इंटू डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो वर्क डन के तो बहुत से फॉर्मूले हैं, पर आप जानते हो हम ज्यादातर बातें सर गैसियस सिस्टम की करते हैं। अब तो सबको याद हो गया होगा। तो हम गैसेस की जब वर्क डन की बात करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों, -P एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो आप लेक्चर देख ही सकते हो, थर्मोडायनेमिक 03 वर्क, -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, P एक्सटर्नल प्रेशर, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट वर्क डन।
और भी कई फॉर्मूले हैं वर्क के, जैसे मान लो हमको पीवी डायग्राम दे दिया, ये पीवी डायग्राम है ना, मान लो ऐसा बना दिया पीवी डायग्राम। अब हमसे बोला वर्क डन निकालो, तो वर्क डन निकालने का तरीका क्या है बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पे P कांस्टेंट तो है नहीं कि हम P लेके डेल्टा V से मल्टीप्लाई कर दें। ये PV डायग्राम है, यहाँ मान लो वॉल्यूम V1 है, यहाँ V2 है। अब यहाँ प्रेशर ये P है, अब P तो चेंज हो रहा है लगातार, तो कौन सा P रखें। तो इसके लिए आप क्या करते हो, याद है आपको, एरिया अंडर PV कर्व। आप इसके अंदर जितना एरिया आ रहा है उस एरिया को कैलकुलेट कर लो, दैट एरिया इज वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के दो फॉर्मूले वैसे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या तो एरिया अंडर पीवी कर्व, और जानना है तो भैया थर्मोडायनेमिक 03 वर्क डन बाय द गैस ऑन द गैस। आगे बढ़े, पी एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल प्रेशर, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, सोच के रखना एकदम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। नोट कर ले इतनी बात, इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। तो चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 500 कैलोरी, पॉज करके ट्राई करेंगे। 500 कैलोरी ऑफ हीट is given to a system and system performs 350 calorie work. Calculate change in internal energy of सिस्टम। चलो भाई खुद से ट्राई करेंगे पॉज करके, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो भाई, तो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, जो हीट सिस्टम को देते हैं वो पॉजिटिव होती है, तो प्लस 500 कैलोरी। फिर वर्क विच एंड सिस्टम परफॉर्म्स 350 कैलोरी वर्क। वर्क सिस्टम ने किया, सिस्टम ने कहीं बाहर वर्क कर दिया, मतलब ये नेगेटिव वर्क है, सिस्टम को वर्क नहीं मिला, सिस्टम ने कहीं और वर्क दे दिया, तो वर्क माइनस 350 कैलोरी। तो भैया इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, प्लस 500 माइनस 350 इज इक्वल टू प्लस 150 कैलोरी। मतलब इंटरनल एनर्जी को फायदा हुआ है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है, प्लस 150 कैलोरी। ठीक है, तो एक तो सिंपल इस तरह के सवाल होंगे, पकड़ना होगा कि वर्क सिस्टम पे किया है तो पॉजिटिव, और वर्क सिस्टम ने किया है तो नेगेटिव। हीट सिस्टम को दी है तो पॉजिटिव, हीट सिस्टम ने बाहर दी है तो नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सिंपल तरह क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग खुद से करेंगे पॉज करके। अगला सवाल नन्ना मुन्ना प्यारा सा देखेंगे। 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस एट, या 125 ले लो, 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस एट constant pressure. Calculate, there will be 3 parts to this question. First part heat, second part change in internal energy, third part work done. ठीक है, और हमको दिया है कि Cp की वैल्यू है 7 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो बच्चों पॉज करेंगे, वीडियो को ट्राई करेंगे, न्यूमेरिकल को। चल भाई सॉल्व करके दिखा, Q डेल्टा U W। चलिए बच्चा लोग जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे हम और इसका आंसर पाएंगे 1 2 3 4 5। अब मैं जा रहा हूं इसको सॉल्व करने। चलो सबसे पहले मुझे निकालना है Q। तो बच्चों Q का फॉर्मूला क्या होता है, NC डेल्टा T, गैसेस की बात हो रही है। N नंबर ऑफ मोल्स, C मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस प्रोसेस का जो हो रहा, ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा, तो यहां पे हम
Cp यूज करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता तो Cv यूज करते, तो Cp यूज किया। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5 मोल्स। Cp की वैल्यू कितनी है वो दिया है 7 कैलोरी वगैरह वगैरह। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 25 से 125 मतलब 100, 0.5 से ये मर जाएगा, 5 7 से 35 और 0 350। और Cp किस में दिया था कैलोरी में। किसी को डाउट यहां पे Cp क्यों रखा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा था। क्यू डन। अब बात आई डेल्टा यू। डेल्टा यू का मैंने फॉर्मूला बोला था आइडियल गैस का जो हमेशा सही होगा, NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी बोला था कि नहीं। अब देखो Cv नहीं दिया है तो तुम्हारे पास एक शॉर्टकट है सीधा सीधा, मैंने बोला था Cp इज इक्वल्स टू CV प्लस R। चलो मैं ये मान लेता हूं मुझको Cp भी नहीं दिया होता इस सवाल में, पूरा निकाल के दिखाता हूं। मान लो Cp भी ना दिया होता तो बच्चों Cv निकालने का तरीका क्या होता है, F/2R, ये बताया था। F डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। ऑक्सीजन कैसी गैस है, 2 एटम वाली, तो डाया एटॉमिक, और डाया एटॉमिक के लिए F की वैल्यू 5, मोनो एटॉमिक के लिए 3, पॉली एटॉमिक के लिए 6, मोनो के लिए 3, डाया के लिए 5, पॉली के लिए 6। तो ये डाया है तो 5 रखेंगे, 5/2R। फिर मैंने बोला था Cp इज इक्वल्स टू CV प्लस R। Cp मान लिया नहीं दिया, हम निकालने जा रहे हैं, नहीं दिया होता मान लिया तो दिया, नहीं दिया। Cv 5/2R प्लस R, so it will be what 7R/2। R की वैल्यू करीब करीब 2 कैलोरी, R की वैल्यू करीब करीब 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है, पर मोल केल्विन। तो यहां पे 2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा 7 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये किसकी वैल्यू मिली, Cp की। Cv चाहिए 5/2R, खत्म, Cv भी मिल जाएगा। क्लियर है, Cv क्या हो जाएगा 5/2R, R की वैल्यू 2 कैलोरी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो Cv 5 कैलोरी। क्लियर, तो Cv भी निकाल सकते थे, Cp भी अगर गिवन नहीं होता, यहां तो गिवन तक है, ये 7 है, ये 2 है R, तो Cv कितना आएगा 5, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो Cv अपना 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। ओके सर, तो Cv इज 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, डेल्टा यू। डेल्टा यू का एक फॉर्मूला हमेशा ट्रू, NCV डेल्टा टी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। मेरी बात सुनो, डेल्टा यू प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू हमेशा NCV डेल्टा टी हमेशा लगा सकते हैं। N की वैल्यू 0.5, CV की वैल्यू 5, डेल्टा टी 25 से 125 100, इससे ये मर जाएगा, 5 5 से 25 250 कैलोरी, 250 5 5 से 25 250 कैलोरी। बोलो सही है भाई। अब हमसे W पूछ रहा है, अच्छा गैस को हीट दी है, इज हीटेड, तो ये Q कैसा होगा, पॉजिटिव, हीट इज गिवन टू द गैस। अब हमको W निकालना है बच्चों। अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लो W निकालने के लिए। डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, यहां से चेंज इन वर्क या वर्क निकल आएगा, एक ही बात है दोनों। डेल्टा U 250, डेल्टा Q 350 और डेल्टा W हमें नहीं पता, यहां से W मिल जाएगा, 250 माइनस 350, तो वर्क डन की वैल्यू आ रही है 250 माइनस 350 माइनस 100 कैलोरी। माइनस का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम को वर्क नहीं मिल रहा, सिस्टम वर्क कर रहा है। सो द 3 आंसर्स इज Q इज व्हाट 350 कैलोरी, डेल्टा U इज 250 कैलोरी and W is minus 100 calorie. Work is done by the system. Heat is given to the system. Internal energy increase. इतनी हीट सिस्टम को दी, उसमें से इतनी उसने यूज कर ली वर्क में, और बचे हुए से इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी। जैसे समझ सकते हो समझो, कंसेप्ट है। तुमने सिस्टम को 350 एनर्जी दी, सिस्टम ने उसमें से 100 का काम कर दिया, बची कितनी 250 से अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, आप ट्राई करिए खुद से। अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड फ्रॉम
27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस एट फर्स्ट कांस्टेंट प्रेशर, सेकेंड कांस्टेंट वॉल्यूम. फाइंड फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड heat exchange and work done. Treat helium as ideal gas and monoatomic gas. चलिए इसको खुद से ट्राई करें, पॉज करके वीडियो को. पॉज द वीडियो नाउ एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों. तभी सीखेंगे टॉपिक को जब खुद से ट्राई करेंगे. पहली बार कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है, दूसरी बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे. चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं. 1 2 3 4 5. अब मैं स्टार्ट करूंगा. पहला वाला हमसे पूछा है हीट एक्सचेंज और वर्क डन. तो पहला वाला हमारा कांस्टेंट प्रेशर का क्वेश्चन है. चलो भाई, तो पहले हीट निकालते हैं. हीट का फॉर्मूला NC डेल्टा T. कांस्टेंट प्रेशर पे तो Cp लिख लिया. N है 1, Cp की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो पहले Cv निकाल लिया जाए. Cv इज F/2R. हीलियम मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3, तो 3/2R और R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन. तो R की वैल्यू 2 रखी, कैंसिल. तो Cv की वैल्यू आई 3 कैलोरी पर मोल केल्विन. आपको जूल में चेंज करना हो तो कर लेना यार, 4.2 जूल से मल्टीप्लाई करके 4.182 याद आ गया. तो Cv की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं. सॉरी, Cp चाहिए अपने को. Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R. तो 3 और R की वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया 5 कैलोरी पर मोल केल्विन. Cp Cv में हमेशा R का डिफरेंस होता है. R की वैल्यू 2 है, तो Cp की वैल्यू 5. डेल्टा T 27 से 327 मतलब 300 डिफरेंस. तो 5 3 1500 कैलोरी. पॉजिटिव की नेगेटिव इज हीटेड मतलब हीट दी है तो इट विल बी पॉजिटिव. और क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है कांस्टेंट प्रेशर पे. तो यार वर्क डन कैसे निकाल दें सीधा, वर्क डन तो निकाल नहीं सकते. ऐसा करते हैं डेल्टा यू निकाल लेते हैं. डेल्टा यू का फॉर्मूला NCV डेल्टा T. किसी भी प्रोसेस में फॉर एनी प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T. टेंशन लेनी. N कितना है 1, CV एक्सक्यूज मी 3 और डेल्टा T 300 900 कैलोरी. ठीक है, पॉजिटिव ही होगा. क्यों पॉजिटिव, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा. डेल्टा T पॉजिटिव है तो डेल्टा U पॉजिटिव. अब वर्क निकालना है बच्चों. अब तो आसान है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W. डेल्टा U की वैल्यू प्लस 900, डेल्टा Q की वैल्यू प्लस 1500, डेल्टा W. यहां से डेल्टा W क्या हो जाएगा 900 माइनस 1500 मतलब माइनस 600. तो यानी वर्क डन आएगा माइनस 600 कैलोरी. क्लियर, यही आएगा ना. 900 माइनस 1500 माइनस 600 कैलोरी. सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. फर्स्ट पार्ट का आंसर है Q इज इक्वल्स टू प्लस 1500 कैलोरी एंड W इज इक्वल्स टू माइनस 600 कैलोरी. इतनी वर्क सिस्टम ने किया इसलिए नेगेटिव. सेकेंड पार्ट पे आते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे. यही प्रोसेस, यही कहानी, यही पूरी चीजें कांस्टेंट वॉल्यूम पे होंगी. कहां पे होंगी, कांस्टेंट वॉल्यूम. नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक नई चीज आपको मैं दिखाता हूं. क्या पूछा है, हीट और वर्क डन. तो हीट का फॉर्मूला क्या लगाओगे, NC डेल्टा T. ये हीट का फॉर्मूला होता है. क्योंकि प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो यहां पे CV. हीट का जो C होता है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है. जो प्रोसेस हो रहा है वो रख दो. N की वैल्यू 1, CV की वैल्यू 3, डेल्टा T 300. सो दिस इज प्लस 900 कैलोरी. तो आपने सिस्टम को 900 कैलोरी की हीट दी. अब डेल्टा U निकालो, W निकालो. W 0 आएगा इन एनी वेज, चाहो तो चेक कर लो. डेल्टा U क्या निकालोगे, NCV डेल्टा T. डेल्टा U की वैल्यू हमेशा यही होती है 1 इंटू CV की वैल्यू बोलो 3, डेल्टा T बोलो 300. कितना आया ये भी प्लस 900. तो भाई वर्क डन 0 आएगा, है ना. डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W. ये कितना 900, ये भी कितना 900
तो ये डेल्टा डब्ल्यू कितना आने वाला है 0। इसको आप शॉर्ट में भी समझ सकते थे। वर्क डन का फॉर्मूला मैंने एक आपको बताया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, याद आया। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0 एंड वर्क डन विल बी 0। तो कभी भी आपको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दिखे, जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक, सब बताया है मैंने पिछले वीडियोस में, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय ऑन गैस में। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन हमेशा 0, चाहे यहां से देख लो चाहे ऐसे देख लो। जितनी हीट दोगे उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, जितनी हीट तुमने सिस्टम को दी उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, क्योंकि वर्क नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट है। गैस ना ही एक्सपैंड कर रही है ना ही कंप्रेस हो रही है, तो ना ही गैस खुद से वर्क कर रही है ना ही हम गैस पे वर्क कर रहे हैं। वॉल्यूम रुका है तो गैस पे वर्क कैसे हो सकता है, या तो गैस एक्सपैंड करे तब गैस ने वर्क किया, खुद से एक्सपैंड की, या गैस को हम कंप्रेस करें तो वर्क डन ऑन द गैस। क्लियर है? तो दूसरे वाले का आंसर होगा Q की वैल्यू होगी प्लस 900 कैलोरी। Q किस पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे, तो यहां पे CV ले लिया, और W तो 0 होगा जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हो। क्लियर हो गया सवाल? बहुत बढ़िया। अब आ गया डिफरेंट प्रोसेस में कहानी को टैकल करना। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं विच विल टॉक अबाउट डिफरेंट प्रोसेस अगेन, एंड द थिंग इज क्वेश्चन, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, बच्चों आइसोबारिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आइसोबार, बार प्रेशर की यूनिट होती है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। इन एन आइसोबारिक प्रोसेस फॉर ए डायाटॉमिक गैस, फॉर अ गैस, फॉर एन आइडियल गैस, find the ratio of delta Q upon delta W given Cp upon Cv is equals to gamma। ये गिवन है क्वेश्चन में, Cp अपॉन Cv का रेशियो गामा के इक्वल है, और ये गामा के बारे में भी मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हूं, उसकी जरूरत नहीं, सवाल अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के सॉल्व हो सकता है। देखो आप बिना इनकी जरूरत के भी क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कर सकते हो। ए है आपका गामा अपॉन गामा प्लस 1, बी इज गामा प्लस 1 बटे गामा, सी इज गामा माइनस 1 बटे गामा, डी इज गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो ट्राई करें इसको, पॉज करके वीडियो को। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय। दिन रात लग के मेहनत करनी है बच्चों, धीमे धीमे मोटिवेशन गिर रहा होगा आपका, क्योंकि सिलेबस बढ़ता जाता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कम कर रहे हो, पढ़ने के आवर्स कम कर रहे हो, बाद में रिग्रेट करोगे। बाद में रिग्रेट ना हो उसके लिए समय अभी है कि हम कुछ कर दें, है ना, बाद में दुखी होता है। बहुत लोड मत लो, पॉजिटिव काम करो, सोचना बंद करो। एक लाइन याद रखो, यू आर वॉट यू आर, खत्म। मैं बड़े होके ये बनूंगा, मैं ये इंसान बन जाऊंगा, मैं जिंदगी में ये करूंगा, नहीं, यू आर वॉट यू आर। अगर आज तुम मेहनती हो तो कल तुम मेहनती रहोगे, अगर आज तुम अपने काम को दिल से निभा रहे हो तो तुम दिल से निभाओगे, तुम्हें सक्सेस मिलेगी। यू आर व्हाट यू आर। कभी ये मत सोचा कि मैं कुछ और इंसान हूं, तुम वही हो जो तुम हो, जो तुम कर रहे हो तुम वही इंसान हो। तो ऐसा नहीं है कि खुद को चेंज कर लो, खटाक से चेंज, वो बन जाओ जो तुम बनना चाहते हो। यू आर व्हाट यू आर, ये बात याद रखना, बहुत इंस्पायरिंग लाइन है, यू आर व्हाट यू आर। चलो वापस आते हैं अपन, तो डेल्टा क्यू निकालते हैं। प्रोसेस कैसा है, आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के लिए एन सी पी डेल्टा टी, ये तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। डेल्टा यू निकाल लो, एन सी वी डेल्टा टी, किसी भी प्रोसेस के लिए। डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू माइनस डेल्टा क्यू। फर्स्ट लॉ लगा दिया मैंने, डेल्टा यू क्या है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, सो डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी,
माइनस एन सी पी डेल्टा टी। बस अब रेशियो निकाल लो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, इसकी वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी, इसकी वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी माइनस एन सी पी डेल्टा टी। यहां से एन डेल्टा टी कॉमन हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी छी अपॉन एन डेल्टा टी कॉमन हो गया, क्या बचा सी वी माइनस सी पी। एन डेल्टा टी क्या है, छल, बचा सी पी अपॉन सी वी माइनस सी पी। अब मुझे गामा की तरफ जाना है तो सी पी बाई सी वी लाना है। एक काम करो, ऊपर नीचे सी वी से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे सी वी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा सी पी बाई सी वी मतलब गामा, ये सी वी बाई सी वी 1 और ये सी पी बाई सी वी गामा, तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ऑप्शन डी। ऊपर नीचे सी वी से डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है? देखो नदी के किनारे पंछी पुकारे, किसी पंछी को देखो, ये जो नदी है में चली है सागर ही को। चलो भाई, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एन आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। 150 joules of work is done on an ideal gas. Calculate first part Q, second part delta U। चलो पॉज करके ट्राई करो। हलवा सवाल भाई मतलब 2 रुपए का सवाल है। चलो 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा। चलो, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क दिया है, डन ऑन एन आइडियल गैस मतलब पॉजिटिव वर्क है, गैस पे वर्क किया है, तो प्लस 150 जूल्स। क्यू और डेल्टा यू पूछा है। अब मेरी बात सुनो, आइडियल गैस के लिए मैंने आपको एक चीज बोली है कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नोट कर लो इस बात को, बहुत काम की लाइन है ये। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब ये बोल रहा है आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। रीजन बताऊं? आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से आती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। वरना ये समझ लो, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट ओनली फॉर आइडियल गैस। हमेशा नहीं, हमेशा नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी, ना ना, सिर्फ आइडियल गैस पे। तो ये कांस्टेंट तो मतलब डेल्टा यू 0, तो खत्म, डेल्टा यू की वैल्यू 0। फर्स्ट लॉ लगा दो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू बोल 0, डेल्टा क्यू की वैल्यू यही तो निकालना है। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू प्लस 150 जूल, तो यहां से हीट इज इक्वल्स टू माइनस 150 जूल। माइनस का मतलब हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, हीट इज गिवन बाय द सिस्टम मतलब गैस बाहर की दुनिया को 150 जूल की हीट दे देगी। क्या हुआ क्या हुआ हुआ क्या, मैं समझाता हूं। हुआ क्या, तुमने ना गैस के ऊपर वर्क किया, समझो कहानी समझो, होता क्या अंदर हमेशा। तुमने गैस के ऊपर वर्क किया, तुमने गैस को दबाया, दबा के उसको एनर्जी दी। कितनी एनर्जी दी? 150। इतना वर्क किया तुमने, ये वर्क किया, पर गैस की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ी। तो ये तुम्हारी दी हुई एनर्जी क्या की गैस ने? हीट की तरह बाहर निकाल दी, माइनस 150 जूल, इसलिए माइनस आया। तुमने 150 जूल का वर्क गैस पे किया और गैस ने वो सारा वर्क बाहर हीट के फॉर्म में निकाल दिया, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। जैसे मान लीजिए हमको पीवी ग्राफ देता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, हमें मान लीजिए ये ग्राफ दिया, ठीक है। यहां पे प्रेशर एटीएम में है,
यहाँ पे वॉल्यूम लीटर्स में है, ठीक है। तो यहाँ मान लो प्रेशर दे दिया 2, यहाँ दे दिया 4, यहाँ वॉल्यूम है 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3 लीटर्स में। एक प्रोसेस हो रहा है कोई A से B तक का, और हमको दिया है इन द प्रोसेस AB, इन द प्रोसेस AB इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू प्लस 200 जूल्स, फाइंड डेल्टा Q। आपको डेल्टा Q फाइंड करना है इस प्रोसेस का। तो यार देखो, पीवी डायग्राम से आप वर्क डन निकाल सकते हो। वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन निकालने के लिए एरिया अंडर ग्राफ निकालना है, एरिया अंडर ग्राफ। तो इस ग्राफ के अंदर जितना एरिया है दैट इज द वर्क डन। तो यहां से वर्क डन निकालना आसान है। ये एरिया क्या है? ट्रेपेजियम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स। कितना डिस्टेंस हो गया? ये भी 2 से 2 मर गया, कितना आया? 6। यूनिट क्या हो जाएगी? प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ATM लीटर। अब आपको जूल्स में वर्क चाहिए, तो यहां पे एक चीज मैं लिख दे रहा हूं, 1 ATM लीटर इज इक्वल्स टू 101.3 जूल्स। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो, 6 × 101.3 joules. So you can get 6 3 18 1 6 1 6 1 7 0 6 1 6 607.8 joules। अब क्वेश्चन आता है ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम है ना? तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था -P एक्सटर्नल डेल्टा V, यही फॉर्मूला था। अब देखो यहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। पहले वॉल्यूम 1 लीटर था A पर, और B पे जाते जाते वॉल्यूम कितना हो गया? 3 लीटर। मतलब डेल्टा V हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव। वॉल्यूम इंक्रीज किया है। अगर डेल्टा V पॉजिटिव है और प्रेशर तो पॉजिटिव ही होगा, तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। जब भी गैस एक्सपैंड करती है ना तो वर्क डन नेगेटिव आता है। यहां पे देखो गैस एक्सपैंड कर रही है ना? मान लो कोई गैस है ऐसे एक्सपैंड कर रही है, मतलब वर्क कौन कर रहा है? गैस खुद कर रही है, खुद से एक्सपैंड हो रही है। वर्क डन बाय गैस कैसा है? नेगेटिव। तो जैसे समझो कभी भी आपको एक्सपेंशन का प्रोसेस मिले, या ऐसा प्रोसेस समझ लो कि जब वॉल्यूम बढ़ रहा हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेल्टा V पॉजिटिव और वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो दिस इज माइनस। अब आपको हीट निकालनी है, यू कैन सिंपली अप्लाई डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। क्वेश्चन खत्म। डेल्टा U की वैल्यू 200 जूल दे रखी है, डेल्टा Q निकालना है, और डेल्टा W आप ग्राफ से निकाल चुके हो, कितना आया? -607.8 जूल्स। अब ये इधर जाके ऐड हो जाएगा एंड वॉट एवर इज द आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए ग्राफ वाले क्वेश्चन को ही मैं आगे बढ़ाता हूं और आपको अगला सवाल देता हूं ग्राफ से रिलेटेड ही। चलिए अगला सवाल सब लोग ध्यान से देखेंगे और आंसर बताएंगे। चलिए कंसेप्चुअल सवाल दे रहा हूं। मेरे पास ये एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। ये रहा प्रेशर वॉल्यूम। हम A से B गए इस पाथ से, फिर A से B गए दूसरी पाथ से। पहले हम A से B ऐसे गए, फिर A से B ऐसे गए। हमसे पूछा है, ऑप्शन दिए हैं Q1 ग्रेटर देन Q2, ऑप्शन B, Q2 ग्रेटर देन Q1, ऑप्शन C, Q1 इक्वल टू Q2, ऑप्शन D, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि कौन सा Q इसमें से बड़ा होगा, कौन सी हीट इसमें से बड़ी होगी, Q1 Q2 या दोनों बराबर। चलिए पॉज करके ट्राई कर लें, सोचेंगे अच्छे से, लॉजिक लगाएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करूं। ओके, एक चीज समझो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों प्रोसेस के सेम है, मतलब डेल्टा U दोनों का सेम होगा। डेल्टा U किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो डेल्टा U जो इस रास्ते से होगा वही इस रास्ते से। डेल्टा U रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। सो वी कैन से डेल्टा U1 इज इक्वल्स टू डेल्टा U2। ये तो कहानी खत्म हो गई। क्लियर है? डेल्टा U1 इज इक्वल्स टू डेल्टा U2, मतलब Q1 प्लस W1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस W2 लिख सकते हैं। अच्छा, अब किसका वर्क डन ज्यादा है? देखो वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर ग्राफ।
तो फर्स्ट वाले के अंदर एरिया ज्यादा आ रहा, सेकंड वाले के अंदर एरिया कम आ रहा। दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाले का एरिया ज्यादा है, सेकंड वाले का, ये देखो ये होता है एरिया अंडर ग्राफ। तो फर्स्ट वाले के अंदर पूरा एरिया है, सेकंड वाले के अंदर सिर्फ ये एरिया है। तो वर्क डन इन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं, मान लो, अच्छा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। देखो यहाँ पे वॉल्यूम V1, यहाँ पे वॉल्यूम V2। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है, गैस एक्सपैंड करती है, वर्क डन बाय गैस, तो नेगेटिव। तो W1 को मैं लिख लूं -y और W2 को मैं लिख लूं -x। लिख सकता हूं, ये छोटा वर्क है, एरिया कम है, वो एरिया ज्यादा। तो Q1 - y इज इक्वल्स टू Q2 - x। अब इसमें से कुछ माइनस हुआ, ये आया, और इसमें से कुछ माइनस हुआ, तो दोनों बराबर हो गए। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? y बड़ा है ना? तो Q1 को बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ x छोटा है तो Q2 को छोटा होना चाहिए, हाँ या ना भाई? बराबर आना है ना दोनों को माइनस करके। अब इसकी वैल्यू बड़ी है तो ये भी चीज बड़ी होगी, तभी तो माइनस करके सेम आंसर आएगा। दैट मीन्स Q1 इज ग्रेटर देन Q2। क्लियर एकदम लॉजिक से? पक्का बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये वैल्यू 10 है, मान लो ये वैल्यू 2 है, और दोनों माइनस करने बराबर आ रहा, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू इससे क्या होगी? बड़ी होगी, तभी तो माइनस करने बराबर आएगा, है ना? जैसे इसकी वैल्यू मान लो हो गई, मान लो डेल्टा यू की वैल्यू मान लेते हैं, मान लो डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 लाना है, तो ये कितना होगा? 16, और ये कितना होगा? 8। तो देख रहे हो, Q1 ग्रेटर देन Q2 आएगा। ठीक है, सोच के कर सकते थे। क्लियर? अच्छा, चलिए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट सवाल देखिए, हमसे उन्होंने कहा कि हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो कि पीवी डायग्राम पे कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेड है, ABCA, ऐसा कोई प्रोसेस है। इस प्रोसेस ABCA में जो हीट है वो है +5 जूल्स। तो हमसे पूछा है कि वर्क डन कितना होगा, W की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन दिया है 0 होगी, दूसरा ऑप्शन दिया है 5 जूल होगी, तीसरा ऑप्शन दिया है -5 जूल होगी, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ अबव होगी। तो पॉज करके खुद से ट्राई करें, प्रोसेस ABCA में W की वैल्यू क्या होगी। हलवा सवाल है, चलिए कर लिया। चलिए अब हम करते हैं। तो यार क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है ABCA, जहां से चले थे वापस वहीं आए, तो साइक्लिक प्रोसेस में हमने बताया था डेल्टा यू की वैल्यू 0 आएगी। डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, अगर जहां से चले वापस वहीं आओगे तो चेंज 0। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, यहाँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो हम लगा सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये 0 हो गया, क्यू की वैल्यू +5 जूल हो गई, प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यहां से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई? -5 जूल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया बच्चों। वैसे अगर साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन चाहिए होता है ना, तो इस साइकिल का एरिया निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा? अगर साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन चाहिए तो क्या करो, साइकिल का एरिया यहीं पे नोट बना के लिख लो। वर्क डन वाले वीडियो में मैंने बताया है, बट मान लो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस आपको चाहिए, तो आप क्या करो, एरिया ऑफ साइकिल निकाल लो, और फिर देख लो कि साइकिल क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन पॉजिटिव। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं पलट दूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पलट दूं, देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पलट दूं। मान लो मैं बोलूं प्रेशर ATM में दिया है, वॉल्यूम लीटर्स में दिया है। अब मैं बोलूं यहाँ पे प्रेशर 2 ATM है, यहाँ पे प्रेशर 6 ATM है, यहाँ पे वॉल्यूम 2 लीटर्स है, यहाँ आते आते वॉल्यूम 4 लीटर्स हो गया। अब हमसे बोलता है फाइंड Q फॉर ABCA। पूरी साइकिल के लिए आप Q निकालो। तो फिर से हम बोलेंगे कि डेल्टा U तो पूरी साइकिल के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए नहीं, पूरी साइकिल के लिए डेल्टा U की वैल्यू कितनी है? 0। सो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। ये 0 हो गया। डेल्टा Q हमें निकालना है, डेल्टा W अगर पता चल जाए तो वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, एरिया ऑफ साइकिल। अगर क्लॉकवाइज साइकिल है, जो कि ये है, दिख रही है, क्लॉकवाइज, A से चले B, B से चले C, C से चले A, तो नेगेटिव।
तो वर्क डन यहाँ पे बड़ी इजीली आप निकाल सकते हो, हाफ इंटू, इसका एरिया निकालना है ना, बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल। तो बेस कितना हो गया 2, हाइट कितनी हो गई 2 से 6 4, तो कितना आ गया 4 ATM लीटर, और क्योंकि क्लॉकवाइज साइकिल है तो नेगेटिव। फिर मैंने बता दिया आपको 1 ATM लीटर इज इक्वल्स टू 101.3 जूल, उसको यहां पुट कर दो, तो वर्क डन विल बी -4 इंटू 101.3 जूल्स। यहां से वर्क की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहां पुट कर दो, इससे आपको हीट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता था साइकिल वाला। क्लियर है? ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दोगे, उससे आपको हीट की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बच्चों। सो यही सब कुछ बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। चलिए एक आपको और क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसी पे आया हुआ सवाल ले लेते हैं कोई। चलिए आया हुआ कोई सवाल ले लेते हैं। हम सवाल ले लेते हैं कि हमारे पास पीवी डायग्राम दिया हुआ है, A B C D 4 प्रोसेस दिखा रहे हैं हमको पीवी डायग्राम पे, A B C D, ठीक है, A से B, B से C, C से D, D से A। तो हमारे पास ऑप्शन है वर्क डन इन ए बी, Q इन ए बी, डेल्टा U इन ए बी, फिर उसके बाद वर्क डन इन बी सी, Q इन बी सी, डेल्टा U इन बी सी। फिर हमारे पास है वर्क डन इन सी डी, Q इन सी डी, डेल्टा U इन सी डी। फिर हमारे पास ऑप्शन है वर्क डन इन डी ए, Q इन डी ए, डेल्टा U इन डी ए। आपको बताना है इसमें से कौन सी क्वांटिटी जीरो, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव और कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, सबके बारे में। ये नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव या कोई जीरो, सब क्वांटिटी के बारे में बताना है। कोई वैल्यूज नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है। जेई ने ऐसा सवाल पूछा है, घुमा फिरा के पूछा है अलग अलग तरीके से। अगर आपको ये एनालाइज करना आ जाएगा तो आप वो सवाल सॉल्व कर लोगे। चलिए अच्छे से पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें, सारी लॉजिक्स लग जाएंगी इसमें। अब जितना आपने गैसेस के बारे में पढ़ा है, जितना आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, जितना आपने वर्क हीट पढ़ा है, सब लग जाएगा इसमें। ये किसी आइडियल गैस का ग्राफ दिया है हमको। पॉज करके ट्राई करो, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव, कौन सी पॉजिटिव, कौन सी जीरो। 1 2 3 4 5 पॉज करके अच्छा टाइम दो सवाल को, बढ़िया टाइम देना चाहिए। अच्छा सवाल है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। प्रोसेस ए बी से स्टार्ट करते हैं अपन। तो अगर ए बी प्रोसेस में देखो, तो ए बी प्रोसेस में मान लो ये वॉल्यूम है, तो जो ए पे वॉल्यूम है वही बी पे वॉल्यूम है। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला है -P एक्सटर्नल डेल्टा बी। तो अगर आप ए बी प्रोसेस को देखो तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, जो वॉल्यूम ए पे है वही वॉल्यूम बी पे, तो डेल्टा बी 0 तो वर्क डन 0, तो ए बी प्रोसेस का वर्क डन 0। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं क्यू इन ए बी की। तो यार हीट के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक काम करते हैं डेल्टा यू निकाल लेते हैं बी का। ए से बी गए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है। ए से बी में ध्यान से सुनो, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट बट प्रेशर इज इंक्रीजिंग। तो बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यस और नो, सीधी सादी लॉजिक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यानी ए से बी में टेम्परेचर इंक्रीज किया है। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो इंटरनल एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव, मतलब इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। इफ टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड, जो कि हमने बताया क्योंकि प्रेशर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज की, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, तो डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव। अब क्यू के बारे में आंसर देना है, पॉजिटिव लिख दूं या ये लिख दूं, डेल्टा यू ग्रेटर देन 0, ऐसे ही ऑप्शंस होते हैं, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। क्यू ए बी की बात करें तो बच्चों आप लॉजिक लगाओ, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये चीज क्या है? पॉजिटिव है, इसके बारे में नहीं पता, और ये चीज क्या है? 0, तो डेल्टा क्यू भी क्या आ रहा? पॉजिटिव, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो पहले प्रोसेस को मैंने सॉल्व किया। अभी भी टाइम है, आप वीडियो को पॉज करो, अगला वाला फिर से खुद से करो, मैंने तरीका बताया कैसे इसको करना था। चलिए पॉज कर लिया,
पॉज करके खुद से ट्राई कर लें। 1 2 3 4 5। अब आ जाओ प्रोसेस बीसी पे आए हम। बीसी प्रोसेस में बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन का फॉर्मूला -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब हमें दिख रहा है बीसी में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ वॉल्यूम देखो कम है, इधर जाते वक्त वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बीसी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा वी तो पॉजिटिव होगा वॉल्यूम बढ़ेगा तो, और ये पॉजिटिव, प्रेशर तो पॉजिटिव है ही, तो वर्क डन नेगेटिव है, यानी बीसी में वर्क डन इज लेस देन 0, सो वर्क डन इज नेगेटिव। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की प्रोसेस बीसी में। तो प्रोसेस बीसी में आप देखो प्रेशर कांस्टेंट है, दिख रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। PV इज इक्वल्स टू nRT, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा, तो टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, दोनों तरफ इक्वेशन के बराबर होना चाहिए, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बढ़ रही है, तो डेल्टा U इज ग्रेटर देन 0। अब बात आएगी Q, हीट की। तो आइए हीट के बारे में देखें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। डेल्टा U कैसा है, मान लो कुछ प्लस y है, ऐसे ही मैंने बोल दिया पॉजिटिव। डेल्टा Q क्या है हमें नहीं पता, और डेल्टा W क्या है, नेगेटिव है, तो मान लो -x है, ऐसे ही बस अज्यूम कर लो, लेस देन 0 है ना, तो मैंने बोल दिया -x। यहां से डेल्टा Q क्या हो जाएगा, y प्लस x, दैट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा Q इज ग्रेटर देन 0। तो अभी भी टाइम है, पॉज करके अब तीसरा वाला खुद से ट्राई कर लो। तो प्रोसेस नंबर 3 पे मैं आता हूं, CD। तो CD प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, 0, समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, खत्म, सो वर्क डन इज 0। Q के बारे में बात नहीं, पहले डेल्टा U के बारे में बात करें। आप देख रहे हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब लॉजिक समझ में आ रही, प्रेशर डिक्रीज तो PV इज इक्वल्स टू nRT, प्रेशर डिक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, तो डेल्टा U कैसा हो गया इस बार, नेगेटिव, चेंज नेगेटिव आएगा, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, तो डेल्टा U लेस देन 0। फिर Q की बात आई, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। डेल्टा U की वैल्यू बोलो, नेगेटिव, डेल्टा Q नहीं पता, और वर्क डन 0, तो डेल्टा Q भी नेगेटिव, तो हीट भी लेस देन 0। अब इसी को लैंग्वेज में भी दे सकता था, लाइक बोलता कि AB प्रोसेस में हीट इज गिवन टू द सिस्टम, या हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, ये भी पूछ सकता था। तो आप बता दोगे AB प्रोसेस में हीट क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब गिवन टू द सिस्टम। आपसे पूछता प्रोसेस BC में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो BC में वर्क डन नेगेटिव है, मतलब सिस्टम ने वर्क कर दिया, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही, तो नेगेटिव है, ठीक है। तो इन सब से लॉजिक पकड़ सकते हो। लास्ट इज द प्रोसेस DA, तो DA अपने आप करोगे, हो सकता हो कभी कभी कोई चीज नॉट डिटरमाइंड भी आ सकती है। प्रोसेस DA पे चलते हैं बच्चों। DA पे आप देखो, सबसे पहले वर्क डन -P एक्सटर्नल डेल्टा V, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है। DA ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम पीछे जा रहा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेल्टा V नेगेटिव, ये मान लो 100 है, ये मान लो 50 है, तो 100 से 50 तो वॉल्यूम कम हो रहा, तो डेल्टा V नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, तो वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव, तो इस प्रोसेस का वर्क डन पॉजिटिव। फिर इंटरनल एनर्जी की बात करें, DA प्रोसेस में आप देखो प्रेशर फिर से कांस्टेंट है, ठीक है, और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा, वॉल्यूम यहां से यहां जा रहा, जैसे मैंने बोला यहां 100 यहां 50, तो PV इज इक्वल्स टू nRT की फिर से हेल्प लो। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, आइडियल गैस की, डिक्रीज करेगी, डेल्टा U नेगेटिव, तो डेल्टा U इज नेगेटिव लेस देन 0 बोल सकते हैं। अब हीट की बात आई तो आप इक्वेशन यूज कर लो, डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। डेल्टा U नेगेटिव है तो मान लेते हैं -y, डेल्टा Q नहीं पता, डेल्टा W कैसा है, पॉजिटिव है, तो मान लेते हैं +x, पॉजिटिव है ना, +x। अब ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आप देख रहे हो डेल्टा Q क्या आएगा इस प्रोसेस का, डेल्टा Q क्या आएगा बोलो, -x -y, दैट इज नेगेटिव, तो इट इज लेस देन 0। तो आपने चारों प्रोसेस का Q, W और डेल्टा U जज कर दिया बिना किसी वैल्यू के, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के कंसेप्ट्स और लॉजिक से, गैस लॉस की हेल्प से। क्लियर हुआ?
ऐसे सवाल जेई में आ रहे हैं, अलग अलग तरह से आ रहे हैं। जैसे ये पूछ लेगा आपसे कि इन CD द गैस इज कूलिंग और द गैस इज हीटिंग। CD में गैस की कूलिंग हो रही कि हीटिंग, तो CD कहां आ गया, ये रहा। CD में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही, मतलब गैस कूल कर रही। इंटरनल एनर्जी सीधा रिलेटेड टेम्परेचर से है, टेम्परेचर कम हो रहा तो ये डिक्रीज करी, तो गैस की कूलिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ लॉजिक्स लगानी है और उसमें कोई वैल्यूज तो दी नहीं हुई है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो यार यहीं पे मैं इस लेक्चर को रोकता हूं, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करते रहो। जो कंसेप्ट्स थे ग्राफ वाले क्वेश्चन के, ठीक है, सीपीसीवी वाले क्वेश्चन के और सिंपल क्वेश्चंस के, वो मैंने आपको बताए। कोशिश करूंगा अगर इंटरनल एनर्जी पे एक और वीडियो की जरूरत पड़ी, अरे सॉरी, फर्स्ट लॉ पे एक और वीडियो की जरूरत पड़ी तो वो भी बना दूंगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।